अब सभी लोग लूफी की टीम को अलविदा कहने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और कांजीरो कहता है, तो आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो ही चुके हैं। हाँ चलिए मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ ताकि आप लोग उस पर सवार होकर नीचे जा सको। अरे नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कांजीरो, और अपने आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए सभी को यहाँ पर पकड़ लेता है और सीधा पीछे जंप लगा देता है। साले पागल लूफी, मरेगा भाई ये। इसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ब्रूक की तो आत्मा ही इसके शरीर से बाहर आ जाती है। सभी लोग आंखें फाड़कर बस इन्हें देखते ही जा रहे थे और लूफी हंसते हुए नीचे की तरफ जा रहा था और जोरो इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। लूफी के बच्चे, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारा सामना बिग मॉम पायरेट से है जो कि एक एम्परर है, तो जाहिर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया सब, ध्यान रखना अपना भी। हम सांजी को वापस लेकर तुम सभी से वानो किंगडम में मिलते हैं। और बोलते ही लूफी और इसकी पूरी टीम नीचे गिरने लगती है लाइट की स्पीड से और नामी, चॉपर और इन सभी की हालत खराब हो जाती है। और इसी के साथ लूफी और इसकी पूरी टीम होल किक आइलैंड के लिए अपने सफर की शुरुआत कर देती है। अब इसके बाद अलाबास्ता में हम एक शिप के ऊपर वीवी को देखते हैं क्योंकि इसकी फैमिली को भी यहाँ पर रेवरी के लिए इन्विटेशन आ चुका है और नेवी की तरफ से हीना भी यहाँ पर आ चुकी है जो कि यहाँ पर इन सभी को लीड करने वाली थी। और वीवी अपने सफर के दौरान लूफी और बाकी सभी को याद करने लगती है और अपने पास्ट के सीन्स को याद करती है और उन सभी पुरानी मेमोरीज को याद करके वीवी को बहुत ही अच्छा फील होता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, मुझे तुम सबकी बहुत ज्यादा याद आती है। आई होप कि हम वापस जरूर मिल पाएं। अब इसके बाद हम वीवी के फादर को देखते हैं जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी राइवरी में जाने की जिद करते हैं क्योंकि इन्हें लास्ट टाइम निक रॉबिन से कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जिसकी वजह से इनके मन में सरकार के लिए कुछ सवाल उठ चुके हैं जिनका जवाब ये पाना चाहता है। जिस पर पास खड़ा ये आदमी कहता है, सर क्या आप पोनी क्लिफ्स के बारे में जानना चाहते हैं क्या? जिस पर कोबरा हाँ में जवाब देता है। पहली चीज तो मुझे ये जाननी है कि आखिर ये पोनी क्लिफ का इतिहास क्या है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली के जो पूर्वज हुआ करते थे उन्होंने एंशिएंट टाइम में वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ क्या किया था। इन शॉर्ट ये बंदा अपनी फैमिली के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो रॉयल फैमिली है ये वॉइड सेंचुरी से भी पहले की एग्जिस्ट करते हुए आ रही है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री में से 100 सालों को मिटा दिया गया है जिसे वॉइड सेंचुरी कहा गया है और इन्हें भी अपने उस 100 सालों के इतिहास का नहीं पता है। और एलाबास्ता में लॉकडाउन के अंदर गुआ किंगडम की क्वीन भी आई होती है जो कि रेवरी में ही शामिल होने वाली है, साथ ही इसका हस्बैंड यानी कि गुआ किंगडम का राजा। इसे आप लोग देख कर ही बता सकते हैं कि ये बंदा कौन है। और मैरी जॉयस में 50 नेशंस के किंग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हर 4 सालों में एक बार रेवरी होती ही है जिसमें कि इन 50 नेशंस के किंग्स को बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी में कोई बात नहीं बनती है और यहाँ पर हमेशा जो फैसला निकलता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। कानो किंगडम के लोगों को भी यहाँ पर बुलाया जाता है यानी कि अपने साई को, क्योंकि अब साई यहाँ का लीडर है। और यहाँ पर फिशमैन आइलैंड के ऊपर इन सभी को भी रेवरी में शामिल होने का ऑफर आया है और जैसा कि हम जानते ही हैं कि सिराओशी कितनी ज्यादा डरपोक है, वहाँ पर जाने से इनकार करने लगती है। जिस पर इसका भाई कहता है कि क्या तुमने स्ट्रॉ हैट पायरेट से कुछ नहीं सीखा क्या? जिसके बाद सिराओशी को लूफी से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और जाने के लिए मान जाती है। अब इसके बाद हम लूफी और बाकी सभी को देखते हैं जहाँ पर जाऊ से इतनी ज्यादा जोर से नीचे छलांग मारने की वजह से इन सभी की हालत खराब हो चुकी है और पैकॉम्स बोलता है कि तुमने मेरी ट्राइब की जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन जो तुमने अभी अभी किया है ना और उसके बारे में सोचता हूँ तो मन करता है कि तुझे जान से मार डालूं। और ब्रूक की हालत भी खराब हो चुकी है, इसकी तो मरी हुई आत्मा तक बाहर आ चुकी है। अरे नहीं, हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जल्दी से शिप को घुमाओ। और तभी कैरेट दौड़ते हुए यहाँ पर आ जाती है। तो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। अरे ओ इसे देखो कितनी ज्यादा एनर्जेटिक है, सीखो इससे कुछ और खुद को देखो। और तभी लूफी को रियलाइज होता है कि ये कैरेट शिप के ऊपर क्या कर रही है और सभी लोग चौंक जाते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि भाई शिप पे क्या कर रही हो तुम? दरअसल मुझे एक लॉन्ग एडवेंचर पर जाना था इसलिए मैं चुपके से यहाँ पर आ गई। पर जब कैरेट को इसके बारे में पता चलता है कि होल किक आइलैंड पर पहुंचने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा दिन लग जाएंगे तो इसके होश उड़ जाते हैं। तभी लूफी को भूख लग जाती है और खाना बनाने के लिए कहता है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि अपना बावर्ची सांची अभी होल किक आइलैंड में है तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ पर मैं इसके पैसे भी लूंगी। जिसे सुनकर चॉपर और ब्रूक शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ खाना बनाने के पैसे लोगी? स्विगी वाली हो क्या? या जोमेटो वाली हो? हाँ स्विगी वाली। हाँ ठीक है, खुद ही बना लो फिर। अरे नामी रुक जा भाई, ऐसे मत कर। पर तभी लूफी, चॉपर और ब्रूक को गुस्सा आ जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ही खाना बना लूंगा। नामी की बच्ची। लूफी के बच्चे, आज से पहले तूने कभी कुछ पकाया भी है क्या सिवाय हम सभी के? अब इसके बाद हम चॉपर के किंगडम को देखते हैं जिसका नाम अब चेरी ब्लॉसम किंगडम हो चुका है और डॉक्टर कुरेहा डाल्डन को एज अ फर्स्ट किंग ऑफ चेरी ब्लॉसम के तौर पर रेवरी में इंटरव्यूज करवाना चाहती है। और वेस्ट ब्लू के अंदर हम एक छोटे से किंगडम को देखते हैं जहाँ पर वपूल जो कि पहले चेरी ब्लॉसम किंगडम पर रूल किया करता था, ये बंदा यहाँ पर इविल ब्लैक ड्रोन किंगडम का राजा बन चुका है और सरप्राइजिंगली इसे भी रेवरी का इन्विटेशन आ चुका है। और पास्ट में जब लूफी ने इसकी बैंड बजा दी थी तो ये बंदा एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच गया जहाँ पर ये सब कुछ खाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन नेवी इसे पकड़ कर ले जाती है पर खुद को वहाँ से भी आजाद कर लेता है। जिसके बाद इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी गुजर रही थी। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसने एक डेविल फ्रूट खाया है तो उसका यूज करके ये किसी भी चीज को खाकर उसे कमाल के गैजेट्स में बदल सकता है। और वपूल एक ऐसे टॉय को बना देता है जिसे देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं और अपने इस टैलेंट को यूज करके इसने अपनी एक शॉप ओपन कर दी, वपूल टॉय स्टोर। और उसके बाद इसका बिजनेस दौड़ने लगा। वपूल दोबारा से फेमस हो गया क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ये अपने टॉयज को बनाने में यूज करता था उसे साइंटिस्ट भी देखकर हैरान हो गए थे। रातों रात इसे अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए और बहुत ज्यादा फेमस
हो गया और उसी दिन के बाद से इसकी किस्मत बदल गई। और तभी इसका एक चेला यहाँ पर आकर इसे बताता है, किंग वेपुल, एक बहुत ही बुरी खबर है। वो ड्रम किंगडम जिस पर आप पहले रूल किया करते थे, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है और उससे चेरी ब्लॉसम किंगडम रख दिया है। और अब डाल्टन वहाँ का नया राजा बन चुका है, जो कि चेरी ब्लॉसम किंगडम का पहला राजा होने के नाते इस साल रेवरी में खुद को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला है। कोई बात नहीं, मैं डाल्टन को सबक जरूर सिखाऊंगा, उसे उसकी सही जगह दिखानी होगी। ड्रेस रोजा में हर तरफ लूफी का ऑरा छाया हुआ था, चाहे वो टोंटाटा किंगडम के छोटे लोग हों या ड्रेस रोजा के बच्चे। सभी लोग स्ट्रॉ हैट्स पहनकर लूफी के नारे लगा रहे थे। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि किंग रिको को भी रिवेरी के लिए इनविटेशन आया है और एलिजाबेलो भी, जो कि किंग है, किंग रिको के साथ जाने वाला है। अब इसके बाद हम वापस से 1000 सनी पर आ जाते हैं, जहाँ पर पेड्रो एक न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाता है और उसमें लिखा था कि जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है उनके हेडक्वार्टर्स को ढूंढ निकाला गया है, जिसका नाम है पार्टिको। और लूफी, जो कि अभी किचन में खाना बना रहा था, जैसे ही ये न्यूज इसके कान में पड़ती है, दौड़ते हुए आकर न्यूज़पेपर चेक करने लगता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि जो रेवोल्यूशनरी आर्मी का ठिकाना है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सुनकर लूफी घबरा जाता है और पेड्रो बताने लगता है कि जरा देखो, ये तुम्हारे पिता है ना। और जब लूफी न्यूज़पेपर को देखता है तो इसकी नजर सबसे पहले साबू की फोटो पर जाती है। अरे साबू, ये तो मेरा भाई है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्या ये बंदा जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है, ये तुम्हारा भाई है क्या? इसने तो ड्रेस रोजा में बहुत सारे लोगों की मदद की थी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा भाई है लूफी। क्या तुम सच कह रहे हो क्या? ये सुनकर नामी भी शॉक्ड हो जाती है। साले लूफी, इसके बारे में तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें? सारे के सारे एक से बढ़कर एक हो तुम। और तभी लूफी की नजर ड्रैगन की फोटो पर भी जाती है। अरे ये क्या भाई, साबू के साथ तो ड्रैगन नाम के बंदे की भी एक फोटो है। अरे वो पागल कहीं के लूफी, ये तुम्हारे पिता हैं। वाटर 7 टाउन में तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना, भूल गए तुम? और मंकी डी ड्रैगन की फोटो को देखकर लूफी चिल्लाते हुए कहता है, पर भाई ये तो किसी भी एंगल से मेरे फादर नहीं लगते। एक सेकंड, क्या तुम उनसे पहले कभी मिले नहीं हो क्या? नहीं यार नामी, मैंने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ। पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस साबू की फिक्र हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साबू सही सलामत होगा। और नामी बताती है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर्स को ब्लैक बियर्ड आर्मी के द्वारा डिस्कवर किया गया है। अरे यार, ये ब्लैक बियर्ड पायरेट्स फिर आ गए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है लूफी, आखिर रेवोल्यूशनरी आर्मी के पास ऐसा क्या होगा कि यहाँ पर ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का अटेंशन उसने ग्रैब कर लिया? चॉपर को यहाँ पर कुछ जलने की बदबू आती है। पक्का भाई इसने खाना रखा होगा लूफी ढक्कन ने। और इसी दौरान पेड्रो कहता है कि सुनने में ये भी आया है कि जब CP0 के लोग वहाँ पर पहुँचे तो सब कुछ वहाँ से ऑलरेडी गायब हो चुका था और वहाँ पर कोई भी हैवी कैजुअलिटी की खबर सुनने में नहीं आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पिता और तुम्हारा ये भाई सही सलामत होंगे, क्योंकि अगर वो मारे जाते तो यहाँ पर हेडलाइंस में हमें बड़े बड़े अक्षरों में उनकी मौत की खबर जरूर दिखाई देती, क्योंकि इस वक्त सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन रेवोल्यूशनरी आर्मी ही है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपने सही कहा, अगर वो मर चुके होते तो उनकी खबर दिखाई देती। तभी चॉपर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, लूफी, मैं जानता हूँ तुम कुछ अच्छा ही बना रही थी, पर यहाँ पर ये जो स्मोक निकल रही है, क्या वो नॉर्मल है क्या? और जैसे ही लूफी अपने राइट साइड देखता है तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा किचन ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। हवा में 200 फीट तक काला धुआं उड़ रहा था। साले लूफी, पका के रह दूं। सभी लोग उस आग को बुझाने में लग जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आ जाता है और सभी लोग सेल को टाइटली होल्ड करने में लग जाते हैं। चिंता मत करो, ये आग बुझ जाएगी। जैसे ही बारिश इस पर गिरेगी ये आग बुझ जाएगी। हाँ नामी, तुमने सही कहा। साले चुप कर जा, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है ढक्कन। और यहाँ पर जो आइलैंड पर ड्यूक और बाकी सभी को पता चल चुका है कि कैरेट भी इनके साथ होल किक आइलैंड के लिए निकल चुकी है और ये काम उस कैरेट ने इस मंकी को 2 किलो की रिश्वत देकर किया था। और ड्यूक को बताने लगता है कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि आखिर हमारा दुश्मन 2 बार हमारे ठिकाने के बारे में पता कैसे लगा सकता है। और बोलता है कि मुझे शक है कि हमारे दुश्मन की कोई मदद कर रहा है और उनके पास विवरे कार्ड भी मौजूद है, वरना 2 बार वो भी एक्यूरेट टाइम पर कोई जुनीशिया का पता कैसे लगा सकता है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमला जुनीशिया ने लास्ट टाइम जैक की शिप पर किया था तो उसकी चपेट में आने की वजह से वो विवरे कार्ड भी पानी में डूब कर खराब हो चुका होगा और समुद्र की गहराइयों में सब कुछ बर्बाद और तबाह नजर आता है। लेकिन इसी बीच हम जैक को देखते हैं और एक फिशमैन होने की वजह से इसकी जान बच जाती है और जैक को होश आ जाता है। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में काइडो को इन्फॉर्म करना होगा। और हम काइडो को देखते हैं जो कि दारू पी रहा होता है और तभी इसका एक सोल्जर यहाँ पर आकर इसे बताता है, मास्टर काइडो, हमें एक खबर मिली है सर। जोकर को बचाने में जैक बुरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं और अब जब जोकर ही नहीं रहे तो हमें नहीं पता कि हमारी स्माइल फैक्ट्री का क्या होगा। काइडो ये सारी बातें सुनने के बाद जोर जोर से किसी बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब न जाने हमारा क्या होगा। अब जब स्माइल फैक्ट्री ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो अब हमारे पास और ज्यादा गिफ्टर्स नहीं आएंगे। और ऐसा बोलकर दोबारा से बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है और इसके सामने स्ट्रॉ हैट लूफी और लॉ के वांटेड पोस्टर्स पड़े होते हैं। मेरा एक सपना था, मैं अपने बेस्ट पायलट क्रू एक ऐसा क्रू बनाना चाहता था जिसका हर एक सोल्जर एक डेविल फ्रूट यूजर होगा, जिसके पास कमाल की ताकत होगी। उसकी बात दुनिया में कोई भी हमें नहीं रोक सकता और मेरा क्रू सबसे ज्यादा पावरफुल और लेजेंडरी होगा। लेकिन मेरा ये सपना 2 पितरी बच्चों की वजह से तबाह हो गया। और दोबारा से रोना शुरू कर देता है। पर मास्टर जी, मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉ हैट कोई आम आदमी नहीं है, इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी कि ये यहाँ तक सफर कर आ गया। ये सुनकर काइडो को गुस्सा आ जाता है और अपने उस हथियार का यूज करके अपने इन दोनों वॉरियर्स पर अटैक कर देता है और इन्हें हवा में दूर फेंक देता है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम उनके सामने कमजोर हैं? आखिर
आखिर तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? सर प्लीज शांत हो जाइए सर। काइडो बुरी तरह से आग बबूला हो जाता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है, ट्रैवल कर ला और स्ट्राइक लूफी, तुम दोनों भी फर्स्ट जनरेशन से ही बिलोंग करते हो ना। जब तक तुम बाकियों से पंगा ले रहे थे तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुमने मेरे रास्ते में टांग अड़ाकर गलती कर दी और अब इसकी कीमत तुम्हें अपने खून से चुकानी होगी। जिसके बाद काइडो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जाकर अपनी जनरेशन के पायरेट्स से कह दो कि उनका पाला यहाँ पर काइडो से पड़ा है और काइडो वो है जो कि तुम जैसे लोगों के साथ खेलता है। और हाँ, क्या नाम बताया था तुमने? यूस्टास किड। हाँ, और हम किड को देखते हैं जहाँ पर काइडो ने मार मार कर किड की हालत खराब कर दी होती है। भाई साहब भाई कितना पीटा है इसको। अब इसके बाद हम वापस से सनी में देखते हैं। चलो भाई मैंने खाना बना लिया, अब मेरी सिग्नेचर कड़ी को टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। और सर लूफी के द्वारा बनाई गई इस टेस्टी कड़ी का एक नवाला चखते ही सभी की आत्माएं बाहर आ जाती हैं। हाँ भी कैसी लगी मेरी कड़ी? मैंने इसे बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया है। लूफी यार हम ऐसी चीजें कैसी खा सकते हैं? इंसानों वाला खाना बनाना था, राक्षसों वाला नहीं। सारी सब्जियां कच्ची पड़ी है। लूफी यार मैंने आज तक पर्पल कलर का खाना नहीं खाया, मुझे सांजी की याद आ रही है। और कैरेट बोलती है कि इसमें बहुत ज्यादा कांटे हैं, मैं इसे ठीक से खा भी नहीं सकती हूँ। लूफी इसका स्वाद तो सही है पर इसमें जैम क्या कर रहा है? और पैकॉम्स बोलता है कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि मुझे ये सब खाना पड़ रहा है, हैं? और ये सारी बातें सुनकर लूफी का दिमाग खराब हो जाता है। एक तो इन्हें खाना बना कर दो, ऊपर से मुझे ही ताने सुना रहे हैं। नखरे कर रहे हो, चुपचाप खा लो। तुमने नहीं खाना कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूँ। और जैसे ही लूफी अपने खाने की एक बाइट लेता है तो इसे पता चल जाता है कि इसने क्या ही मास्टरपीस बना दिया है। जिसके बाद नामी स्टोर रूम में जाती है। लगता है मुझे ही कुछ बनाना होगा। पर यहाँ पर देखती है कि लूफी ने सारी चीजों का यूज कर दिया है इस डिश को बनाने में। अरे हाँ नामी, दरअसल मैं तुम सभी के लिए एक बहुत ही खास चीज बनाना चाहता था, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या यूज करूँ, इसलिए मैंने सब कुछ यूज कर डाला। हाँ। ये सुनकर नामी और चॉपर बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं और नामी लूफी को एक लगाती है। साले लूफी तुझे किसने कहा था यहाँ पर अपनी मास्टर शेफ गिरी दिखाने के लिए? हाँ अब हमारा क्या होगा? भूखे मर जाएगी। सांची तुम हमें क्यों छोड़कर चले गए? लगता है तुम तक पहुँचने से पहले ही भूखा मर जाएंगे। बेचारे भाई क्या करेंगे अब ये लोग, सारा खाना भी खत्म हो गया। अब 1000 सनी के ऊपर खाने पीने की चीजों का अकाल पड़ चुका है और भूख की वजह से सभी का हाल बेहाल है। और यहाँ पर लूफी इस हद तक पागल हो जाता है कि ये चॉपर को पकड़ के ही मीट की तरह खाने लगता है। अबे लूफी के बच्चे हट जा, अरे चॉपर को छोड़ दे लूफी। रुक, मुझे बचाओ। मुझे बचा लो। चॉपर की हालत खराब हो चुकी है और लूफी किसी भूत की तरह इसके पीछे पड़ चुका है इसे खाने के लिए। और तभी नामी इन तीनों को देख लेती है और लूफी के सर पर जोर से अपने नए वेपन का यूज करके हमला करती है। साले लूफी कर क्या रहा है? तू पागल हो गया क्या? और भूख की वजह से भी नामी के पेट से हाथी के गुर्राने की आवाज आती है। सांजी हमें माफ करना, हमें लगता नहीं हम होल के आइलैंड तक सरवाइव कर पाएंगे। ये सभी लोग भूख की वजह से तड़प रहे होते हैं और तभी पेड्रो को एक आइलैंड नजर आ जाता है। दोस्तों लगता है बच गए, मुझे सामने एक आइलैंड नजर आ रहा है। अरे भाई साहब ये वही आइलैंड तो नहीं है ना जिससे कि मैंने ज़ऊ आइलैंड पर मौजूद उस पुराने मैप में देखा था? और लूफी इस आइलैंड के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, चलो उस आइलैंड पर चलो, मुझे खाने की बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, सीधा चलो। और सभी लोग सामने उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी पैकॉम्स कहने लगता है कि 1 मिनट रुको, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि उस आइलैंड पर पायरेट्स अलाउड नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता है पैकॉम्स, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लगता है तुम समझी नहीं, ये इलाका नेवी का है। ये सुनकर नामी भी शॉक्ड हो जाती है। वाह क्या किस्मत है हमारी। पर अब इनके पास कोई और चारा नहीं बचा है क्योंकि अगर ये लोग थोड़ी देर और रुक गए तो चॉपर को यहाँ पर लूफी कच्चा खा जाएगा। जिसके बाद नामी एक प्लान बनाती है कि ये लोग शांति से जाएंगे और थोड़ा सा खाना चुरा कर चुपचाप वापस आ जाएंगे और पीछे से पेड्रो और पैकॉम्स सनी का ख्याल रखेंगे। नेवी का ये बेस होल के आइलैंड और मामा की हर एक हरकत पर नजर रखने के लिए बनाया है, अपना ख्याल रखना। और ये सभी लोग शार्क सबमरीन के अंदर सवार होकर खाना चुराने के लिए चले जाते हैं। पर तभी रास्ते में हम देखते हैं कि लूफी अपना कंट्रोल खो चुका है और चॉपर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है इसे खाने के लिए। चलो भी। साले लूफी हट जा, तो क्या बेटा नहीं बचता तू। पर नामी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये लूफी की हालत कुछ ऐसी कर देती है। भाई क्या कर दिया इसको। नामी लूफी के सर पर 6 बॉल्स उगा देती है और इसे मार मार कर इसके होंठ तक सुजा देती है। भाई साहब नक्शा ही बदल दिया भाई इसने तो। जिसके बाद लूफी शांत बच्चे की तरह यहाँ पर बैठ जाता है और नामी इस जगह का जायजा लेती है और फाइनली एक परफेक्ट टाइम को चूज कर लेते हैं खाना चुराने के लिए। ठीक है सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाओ, हम अंदर जा रहे हैं। तभी नेवी की एक वॉरशिप यहाँ पर आ जाती है जिसमें कि एक नया ट्रांसफर्ड हुआ कमांडर होता है और यहाँ पर आते साथ ही इन सभी को मसल कर रख देता है और कहने लगता है कि तुम खुद को मरीन्स कहते हो, तुम कितने कमजोर हो, तुम्हारी जगह मरीन्स में नहीं किसी चिड़िया घर में होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स भी आइलैंड पर लैंड कर चुके हैं और अपना ब्रूक अपनी आत्मा का यूज करके 3 मरीन्स को नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद नामी, रैबिट और अपना लूफी इन तीनों नॉकआउट हुए ऑफिसर्स के कपड़े पहन लेता है और इन सभी का खाना चुराने का मिशन शुरू हो जाता है। पर लूफी को यहाँ पर नेवी के ये कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और मुंह बना लेता है, यार कपड़े फिट ही नहीं हो रहे, क्या
है ये गंदे से? हाय चुपचाप पहन ले, जब देखो नखरे। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो चुपचाप इन्हें पहन ले। भाई नामी कितनी डरावनी है यार, बेचारा लूफी। और तभी इन्हें फूड स्टोरेज की जगह मिल जाती है, पर उसी के सामने नेवी बेस का हेडक्वार्टर भी मौजूद होता है। क्या ही फर्क पड़ता है, हम बस चुपचाप से जाएंगे चॉपर और खाना चुरा कर ले आएंगे और वापस अपनी शिप पर आ जाएंगे। क्यों, ठीक है ना लूफी? पर तब इनके होश उड़ जाते हैं जब ये देखते हैं कि लूफी और रैबिट अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस वक्त ये दोनों ही अपने होश में नहीं है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस बंदे का नाम ग्रांट है, जो कि कमांडर बनने का नाटक कर रहा है और असल में यहाँ पर गार्प का ट्रांसफर हुआ है। ये सुनकर कोबी भी हैरान हो जाता है। गार्प सर, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हैरान हूँ, भला उस जैसा बंदा ऐसी रिमोट जगह पर क्यों जाना चाहेगा? जिस पर गार्प एक स्माइल करता है और यहाँ पर नेवी का वो वाइस एडमिरल भी ग्रांट से यही सवाल पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर ये बंदा बताता है कि तुम्हें पता है ना, बिग मॉम बस हमारे कॉर्नर पर ही मौजूद है, तो मैं बस उसे ठिकाने लगाने आया हूँ। और तब ये वाइस एडमिरल कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वही करना होगा जैसा कि मैं कहूँगा। और खबरदार, अगर तुमने आगे से खुद को यहाँ पर कमांडर बताया, तुम्हारी ये घटिया टेक्निक्स यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। और यहाँ पर लूफी और कैरेट खाने की खुशबू को फॉलो करते हुए इनके हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं और नामी और चॉपर भी इन्हें फॉलो करते करते यहाँ पर आ जाते हैं। और तभी ग्रांट भी यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर इसके पुराने दोस्त भी इसे यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ कैरेट और लूफी तो डायरेक्ट कैंटीन में ही चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें राजमा चावल मिलते हैं और खाने को देखकर ये दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। राजमा चावल, वाह भाई वाह। और यहाँ पर इस वाइस एडमिरल को पता चल जाता है कि कुछ लोग यहाँ पर इनके लोगों के कपड़े चुराकर इनके बीच घुसपैठ कर चुके हैं। ये सुनकर ये वाइस एडमिरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जल्द से जल्द इस इलाके के चप्पे चप्पे को छान मारो, मुझे वो लोग हर हालत में चाहिए।